Hello students, welcome back in our class. Today we will study a new chapter. Chapter is When People Rebel 1857 and After. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है वो इंडियंस को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। जैसे यहाँ तक कि ट्राइबल पीपल जो हैं उनको भी ब्रिटिश लाज जो है वो परेशान कर रही थी, कॉमन पीपल जो है वो तो हो रहे थे। हर तरीके के या हर सेक्टर के लोग जो है इन कॉलोनियल लाज से परेशान थे। तो इन परेशानियों के चलते क्या किया, लोगों ने रिबेल किया यानी क्रांति की। अब क्रांति की कब, 1857 में। और 1857 में रिबेल के कारण क्या थे, क्यों हुई क्रांति, हर एक ग्रुप के पीपल जो थे उनके लिए हर एक अलग तरीका था, अलग कोज था। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पीपल ने रिबेल क्यों की, किस तरीके से की, हर एक पीपल के लिए क्या रीजन था रिबेल करने का। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर लिविंग इन इंडिया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज वर देयर, कि विभिन्न प्रकार के लोग थे, विभिन्न प्रकार के कारण थे। जैसे ट्राइबल लोग थे तो उनको फॉरेस्ट लाज ने परेशान किया, जो सैनिक जो थे उनको किसने, पार्सिलिटी ने परेशान किया कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उनको पेमेंट एक्स्ट्रा मिलता था, इंडियन सोल्जर्स को पेमेंट भी कम मिलता था, उनको अलाउंसेस भी नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि और भी बहुत सी उनकी जैसे रिलीजियस जो फीलिंग्स जो थी उनको भी हर्ट किया जाता था। इसी तरीके से रूलर्स जो थे उनको भी परेशान किया कि इन्होंने, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाया कि गोद निषेध नीति जिसको अपन कह सकते हैं, कि जिस राजा के यहाँ जाइंदा औलाद नहीं है उसका साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से हर ग्रुप के लोगों को अलग अलग परेशानियां थी और वो परेशानियां आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस रिबेल का रीजन क्या था, किस ग्रुप के व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम थी जिसने इस रिबेल में हिस्सा लिया। तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर पॉलिसीज एंड द पीपल। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी रिबेल की? रिबेल की प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी, जो नीतियां बनाई थी, वो नीतियां हर किसी को परेशान कर रही थी। यानी पॉलिसीज किनकी, ब्रिटिशर्स की। पीपल कौन, इंडियंस। तो क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या पॉलिसीज थी, उनको हम देखते हैं। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि इससे पहले चैप्टर में आपने क्या देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज देखी थी। किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए। इससे पिछले चैप्टर में हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी ने फॉरेस्ट लॉज जो बनाई थी उन्होंने ट्राइबल पीपल को किस तरीके से अफेक्ट किया था, ये हमने डिस्कस कर लिया पिछले चैप्टर में। ठीक है, दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, कि विभिन्न लोगों पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी जो थी उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। जैसे किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। अब देखिए कि इंडियन किंग्स हो चाहे क्वींस हो, राजा रानी, किसान, जमींदार, ये जनजाति या सैनिक, हर कोई जो है हर किसी न किसी तरीके से इन ब्रिटिश लॉज से परेशान था, ब्रिटिश पॉलिसी से परेशान था। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेसिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। और आप ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज को लोगों ने रेसिस्ट भी किया यानी विरोध भी किया, और उनके जो एक्शंस जो थे वो भी लिए उनके विरुद्ध, और किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं उन्होंने इन लोगों के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया, और किस तरीके से ये ब्रिटिश पॉलिसीज जो है वो इंडियंस के सेंटिमेंट्स जो है यानी भावनाएं जो है उनके अगेंस्ट गई। सबसे पहले पीड़ित जो लोग हैं उनके बारे में देखते हैं। नवाब, कि नवाब जो है वो ब्रिटिश पॉलिसी से कैसे प्रभावित हुए। तो नवाब्स लॉस देयर पावर, नवाब कैसे प्रभावित हुए, ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज। ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज।
नवाब्स लॉस्ट देयर पावर ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज, कि नवाब जो थे, इंडियन नवाब जो थे, उन्होंने अंग्रेजी नीतियों के कारण अपनी पावर जो है वो खो दी थी। तो वो देखते हैं हम कैसे खोई। सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड, कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यानी 1750 तक आते आते नवाब जो थे उन्होंने क्या देखा कि उनकी पावर जो है, या राजा जो है, लोकल राजा जो है, उनकी पावर जो है वो इरोड हो रही है, खत्म हो रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, धीरे धीरे वो अपनी पावर और अपना सम्मान यानी डिग्निटी दोनों ही खोते जा रहे हैं। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, the freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by stages। अब आप देखेंगे जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, जो ट्रेड टू टेरिटरी वाला जो था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी जो है उसने रेजिडेंट्स जो है वो अपॉइंट करने शुरू कर दिए थे रॉयल कोर्ट्स में, यानी यहाँ के जो लोकल रूलर्स जो थे उनके दरबार में रेजिडेंट्स, ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो अपॉइंट होने शुरू हो गए थे। अब रूलर्स की जो फ्रीडम जो थी वो रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि ये जो रेजिडेंट जो होता था वो क्या करता था, इंटरफेयर करता था किसमें, इन पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द रूलर्स। ठीक है, कि ये रेजिडेंट जो रखा गया था इंडियन रूलर्स के कोर्ट्स में, ब्रिटिश कंपनी ने जो रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया था, ये रेजिडेंट जो है ये इंटरफेयर करना शुरू हो गया था पॉलिटिकल मामलों में भी। ठीक है, तो रूलर्स जो है उनकी फ्रीडम जो है वो उनसे छीन ली गई थी। देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड, हमने सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा, सब्सिडरी अलायंस, तो याद आ रहा है सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस क्या था, जिसमें जो लोकल रूलर्स जो थे उनको खुद को आर्मी रखने का पावर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं दिया था। बदले में क्या करते थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इंडियन रूलर्स को अगर प्रोटेक्शन के लिए आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो वो आर्मी कौन अवेलेबल करवाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवेलेबल कराएगी। बदले में उनको क्या करना पड़ेगा, सब्सिडरी अलायंस देना पड़ेगा, और अगर सब्सिडरी अलायंस कोई राजा नहीं दे पाएगा तो उसका साम्राज्य उससे छीन लिया जाएगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो लगाकर उनकी आर्म्ड फोर्सेज जो थे उनको क्या कर दिया गया, डिसबैंडेड कर दिया गया था। एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस, और पहले सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे जो है इंडियन रूलर्स की टेरिटरीज जो है वो भी उनसे धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप छीन ली गई स्टेजेस में। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests। अब देखिए कई जो रूलिंग फैमिली जो थी यानी शासन करने वाले परिवार, कई शासकीय परिवार जो थे उन्होंने इनके साथ निगोशिएट करने की यानी ब्रिटिशर्स के साथ बातचीत करने का प्रयास किया अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अपने फायदों को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो है उसने भी निगोशिएट करने का प्रयास किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। क्या निगोशिएट करने का प्रयास किया? रानी चाहती थी कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसका गोद लिया हुआ बेटा जो है वो उसके पति का उत्तराधिकारी बने, यानी झांसी का राजकुमार बने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है डॉक्ट्राइन ऑफ
लैप्स जो है वो शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन्होंने क्या किया, झांसी को अनेक्स कर लिया, यानी गोद लिया हुआ बेटा जो है वो शासक नहीं बन सकता था। जबकि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो क्या चाहती थी कि उसका गोद लिया हुआ बेटा जो है उसके मरे हुए पति की जगह सक्सेसर बने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस नेगोशिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जो है नाना साहेब, द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, नाना साहेब जो है ये पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकंड के। इन्होंने भी ब्रिटिशर्स से प्रार्थना की, प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड, कि जब पेशवा बाजीराव सेकंड मर गए, ये बाजीराव सेकंड की डेथ के बाद इनके जो एडॉप्टेड सन जो थे, एडॉप्टेड सन नाना साहेब, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स से बात की कि इनकी पिता की मृत्यु के बाद इनको उनके पिता की क्या दी जाए, पेंशन दी जाए, लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं की। However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas, कि जबकि कंपनी जो है उसको तो पूरा विश्वास था अपनी सुपीरियरिटी पर, अपनी सर्वोच्चता पर और अपनी सैनिक शक्ति पर, इसलिए उसने क्या किया, कंपनी ने सारी प्रार्थनाएं जो थी, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई की प्रार्थना हो, चाहे नाना साहेब की प्रार्थना हो, सभी प्लीज को क्या कर दिया, टर्न डाउन या रिजेक्ट कर दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड, और इसी क्षेत्र में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत आखिरी जो टेरिटरी छीनी गई थी वो कौन सी थी, अवध, क्योंकि अवध का नवाब जो है उसका भी कोई बेटा नहीं था, इसलिए अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। In 1801 a subsidiary alliance was imposed on अवध। देखिए 1801 में सब्सिडरी अलायंस, जिसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं कि इंडियन रूलर्स जो थे उनको सैनिक रखने का या मिलिट्री रखने का पावर नहीं दिया गया था, उनको प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स से ही जो है आर्मी लेने की जरूरत थी और उसके बदले उनको सब्सिडरी अलायंस जो है वो देना था। तो इसी तरीके से 1801 में अवध पर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया, अवध दे नहीं पाया, नहीं दे पाया, तो 1856 में टेकन ओवर कर लिया गया, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration। अवध को 1856 में क्यों छीना गया, क्योंकि गवर्नर जनरल डलहौजी जो है उसने ये घोषणा की कि अवध का नवाब जो है वो शासन करने योग्य नहीं है और मिसगवर्न यानी शासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, इसलिए मजबूरन अवध के शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अवध को क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल करना पड़ेगा, और अवध जो है अनेक्स कर लिया गया। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। यहाँ तक कि कंपनी जो है अब उसने ये योजना बनानी शुरू कर दी कि किस तरीके से मुगल शासन जो है उसका भी अंत किया जाए। अब देखिए कंपनी जो है वो क्या क्या करती है, सबसे पहले नुकसान किसका करती है, राजा रानी या नवाब जो है उनका नुकसान करती है, उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू करती है, किसके तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। यानी ये जो नई नीति बनाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके चलते जो है उन्होंने झांसी है, सतारा है, अवध है, इन सबको अपनी टेरिटरी में मिला लिया था। अब कुछ जैसे नाना साहेब जो है पेशवा बाजीराव के
सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे, तो इन्होंने भी कंपनी से बातचीत की कि पिता की पेंशन उनको दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी प्रयास किया कि उनका गोद लिया हुआ बेटा जो है उनके पति की जगह उत्तराधिकारी बने, लेकिन वो भी नहीं एक्सेप्ट की गई। इसी तरीके से अवध जो है उसको भी मिस गवर्न के नाम पर ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल कर लिया गया। अब अगली बारी आती है मुगल डायनेस्टी की। अब कंपनी जो है ये योजना बनाना शुरू कर देती है कि किस तरीके से इस मुगल शासन का अंत किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब कंपनी ने जो सिक्के ढलवाए थे उन सिक्कों पर से मुगल शासक का नाम हटा दिया गया था। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. अब 1849 में ही गवर्नर जनरल डलहौजी जो है इसने ये घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह जफर की मौत के बाद इस मुगल वंश के परिवार को या फैमिली ऑफ द किंग, मुगल राजा जो है बहादुर शाह जफर, इसकी मौत हो जाएगी तो इसके परिवार को लाल किले से बाहर निकालकर दिल्ली में किसी दूसरे स्थान पर रखा जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा रहने के लिए। क्यों? ऐसे तो मुगल शासन का अंत होगा नहीं। यानी इसने मुगल शासन का, कंपनी ने मुगल शासन का अंत करने के लिए ये घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर के मौत के बाद मुगल परिवार जो है उसको लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और रहने के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. अब देखिए, पहले तो 1849 में घोषणा की गवर्नर जनरल डलहौजी ने कि भाई इसको बाहर कर दिया जाएगा। बहादुर शाह जफर की मौत के बाद इस राज परिवार को लाल किले से बाहर कर दिया जाएगा। और उसके बाद कौन आता है? गवर्नर जनरल आता है कैनिंग। डलहौजी के बाद कैनिंग आ जाता है 1856 में। कैनिंग ये कह देता है कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल शासक होगा, इसके बाद कोई मुगल राजा नहीं बन पाएगा और इसके वंशज जो हैं वो सिर्फ राजकुमार कहलाएंगे, राजा कोई नहीं होगा। यानी बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी मुगल राजा होगा। ठीक है, तो ये तो किसका था? कॉजेस ऑफ रिबेल फॉर किंग्स, क्वींस एंड नवाब्स। तो विद्रोह का कारण, राजा रानी और नवाबों के विद्रोह का कारण तो हमने पढ़ लिया है कि इन्होंने विद्रोह क्यों किया, क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसी जो थी उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब अगला हम देखेंगे कि पीजेंट्स और सिपाही जो थे इनको क्या परेशानी आई, इन्होंने रिबेल क्यों किया, क्या कारण था इनका क्रांति करने का। तो रीजन्स बिहाइंड द रिबेल ऑफ पीजेंट्स एंड द सिपाहीज हमें डिस्कस करना है। तो रीजन्स बिहाइंड रिबेल ऑफ द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज, कि किसान और सैनिक जो थे उन्होंने क्रांति क्यों की, उसके पीछे क्या कारण था। यानी किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसी जो हैं उन्होंने किनको, इनको प्रभावित किया। In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. देखिए देहाती क्षेत्र में
किसान और जमींदार जो थे उन पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स जो है ब्रिटिश कंपनी ने लगा दिया था। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, महलवाड़ी सेटलमेंट है या रियोतवाड़ी सिस्टम है, तो ये सब हमने देखा था। परमानेंट सेटलमेंट के नाम पर जो है इन्होंने रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा दिया था। तो देहाती क्षेत्र में किसान और जमींदार जो थे उनके ऊपर बहुत ऊंचे टैक्सेस जो है वो लगा दिए थे, और उसके बाद बहुत ही रिजिड मेथड्स यानी रूड मेथड्स जो हैं, रूड और हार्ड मेथड्स जो है वो लगा दिए थे रेवेन्यू कलेक्शन के। किन पर? पीजेंट्स और जमींदार्स पर। मैनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स, और इस वजह से बहुत सारे किसान और जमींदार जो है उन्होंने जो मनी लेंडर से लोन लिया था उस लोन को वापस देने में वो असफल हो गए, और जब लोन वापस नहीं दे पाए तो क्या हुआ? ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस, कि कई पीढ़ियों से वो जिस खेत को जोतते आ रहे थे वो खेत उनको क्या करना पड़ा? खोना पड़ा, क्योंकि मनी लेंडर्स ने उनको लोन जो है उस खेत की एवज में ही दिया था, और जब वो लोन नहीं दे पाए तो उनसे वो खेत जो है वो छीन लिए गए। द इंडियन सिपॉइज इन द एम्प्लॉय, तो ये तो कारण किसका था? पीजेंट्स का। पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। क्या था कि इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो बर्डन है टैक्स की वो लगा दी गई थी, जिसके चलते क्या हुआ? हाई टैक्स वो पे करने के लिए उनको लोन लेना पड़ा, लोन वो वापस दे नहीं पाए मनी लेंडर्स को, और मजबूरन उनको अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी। तो इन्होंने क्या किया? रिबेल किया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि सिपाहियों ने रिबेल क्यों किया, यानी सैनिक जो थे उन्होंने क्रांति क्योंकि सैनिकों का क्या कारण था क्रांति करने का, वो अभी हम देखेंगे। सैनिक जो है इन्होंने क्रांति क्यों की, उसका रीजन क्या था? तो उसका रीजन, द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। भारतीय सैनिक जो कि किस में थे? कंपनी की सेना में थे, उनके पास भी डिसकंटेंट के यानी असंतोष के बहुत सारे कारण थे। यानी इंडियन सोल्जर्स जो थे वो भी जो ब्रिटिश कंपनी की जो मिलिट्री में थे उनके पास भी असंतुष्टि के कई कारण थे। उनके साथ जो दुर्व्यवहार, जो मिसबिहेव हो रहा था या जो पार्शियलिटी हो रही थी वो भी कारण था किसका? रिबेल का। They were unhappy about their pay, allowances and conditions of service। कि भारतीय सैनिक जो हैं वो अपनी तनख्वाह से अनहैप्पी थे, दुखी थे। भत्ते जो उनको अलाउंसेस जो दिए जाते थे उनसे भी वो नाराज थे। यहाँ तक कि उनके साथ जो सर्विस की कंडीशंस रखी गई थी वो भी बड़ी पार्शियल थी, तो उससे भी नाराज थे। Some of the new rules moreover violated their religious sensibilities and beliefs। और उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी जो थी उसने कुछ न्यू रूल्स जो है वो बनाए थे, ब्रिटिश पॉलिसीज या रूल्स। और वो जो न्यू रूल्स जो थे उन्होंने इंडियन जो सोल्जर्स जो थे उनकी रिलीजियस सेंसिबिलिटीज जो हैं यानी धार्मिक संवेदनाएं जो हैं, उनके धार्मिक विश्वास जो हैं उनको वॉयलेट किया, परेशान किया या उनका शोषण किया। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste। क्या आप जानते हैं कि उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई हुई थी और इंडियन सोल्जर्स जो है वो ब्रिटिश मिलिट्री में थे, तो उस समय भारतीयों की एक सोच थी कि अगर वो समंदर पार करके दूसरे देश में जाते हैं तो वो अपना धर्म और जाति दोनों खो देंगे। उसके पीछे कारण क्या था कि जहाज में जाते थे तो जहाज में अनाज इतना नहीं ले जाया जा सकता था, रास्ते में उनको क्या करना पड़ता था, जीने के लिए मछलियाँ वगैरह, मांस मछली जो है वो खानी पड़ती थी। तो उसके चलते उनके धर्म को ठेस पहुंचती, हिंदुत्व को ठेस पहुंचती। तो उनमें ये धारणा थी कि जो व्यक्ति समुद्र पार करके दूसरे देश चला जाता है उसका धर्म और जाति दोनों खत्म हो जाते हैं। तो
ये भावना चल रही थी और उस समय बर्मा में इनको युद्ध करने के लिए भेजा जा रहा था भारतीय सैनिकों को जहाजों में भरकर। तो कोई भी इंडियन सोल्जर जो है वो सी रूट से बर्मा जाने को तैयार नहीं था। हालांकि वो लैंड रूट से जाने को तैयार थे लेकिन सी रूट से जाने को तैयार नहीं थे। तो कंपनी ने उनको फोर्स किया तो सैनिकों ने रिबेल कर दिया। तो देखिए कि उन दिनों ये विश्वास था देश में कि अगर सी को क्रॉस कर लिया, समंदर को पार कर लिया तो उनका धर्म और जाति दोनों खत्म हो जाएंगे। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. इसलिए 1824 में भारतीय सैनिक जो हैं उनको समुद्री रास्ते से बर्मा जाने के लिए कहा गया कंपनी की तरफ से। तो भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। यद्यपि वो लैंड रूट से जाने को तैयार थे लेकिन सी रूट के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और इस रिफ्यूज के लिए क्या हुआ? They were severely punished. इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको क्या किया गया? बहुत ज़्यादा पनिश किया गया, यानी दंड दिया गया। And since the issue did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. अब देखिए, अब जिन्होंने मना किया था उनको तो पनिश किया ही किया गया, बाद में ये इश्यू जो है, मुद्दा जो है, ये खत्म नहीं हुआ था। 1856 में कंपनी ने एक नया कानून पास किया। उस कानून में ये कहा गया हर वो नया व्यक्ति जो कंपनी की आर्मी में भर्ती होगा या मिलिट्री में भर्ती होगा उसको क्या करना पड़ेगा? ओवरसीज जो है समुद्र पार करके सेवा के लिए जाना पड़ेगा जब भी जरूरत होगी, अदरवाइज सेना में भर्ती ही नहीं हो सकता। तो ये भी एक पॉलिसी जो है, वो नई पॉलिसी जो है या नई लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई। किसको परेशान करने के लिए? इंडियन सोल्जर्स को। तो ये भी एक कारण था सैनिकों का रिबेल करने का। Sipahi's also reacted to what was happening in the countryside. यहाँ तक कि देहाती क्षेत्र में जो हो रहा था उसके विरुद्ध भी सिपाही जो थे उन्होंने रिएक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ये सिपाही जो थे ये सारे देहाती क्षेत्र से, गांवों से ही आए थे। तो इनके परिवार वाले तो सारे गांवों में थे, खेती करने वाले थे, उनके ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगाया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। तो गुस्सा तो इनको आएगा ही परिवार वालों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा। तो सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड, तो उन्होंने रिएक्ट किया। जो कुछ कहाँ हो रहा था, देहाती क्षेत्र में हो रहा था, उस पर भी रिएक्ट किया। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, क्योंकि ये जितने भी सैनिक थे ये किसान परिवार से थे और इनके परिवार जो है अभी गाँव में रह रहे थे। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाहीज, इसलिए गुस्सा जो था किसानों का वो तेजी से कहाँ फैला? सिपाहियों में भी फैला। भाई किसानों को गुस्सा आएगा तो उनके परिवार के जो सदस्य सेना में थे उनमें भी गुस्सा आएगा। तो इस तरीके से सैनिक जो है वो भी क्या थे? अनहैप्पी थे ब्रिटिश राज से। और कौन थे? किंग्स, क्वींस और नवाब्स भी थे। तो हमने क्या क्या देखा आज? किन किन की देखिए हमने प्रॉब्लम डिस्कस किसकी थी? डिसकंटेंट ऑफ किंग्स, क्वींस, नवाब्स, peasants and soldiers due to
ब्रिटिश पॉलिसीज। ये हमने डिस्कस कर लिया आज कि राजा रानी नवाब किसान और सैनिक जो है वो असंतुष्ट क्यों थे ब्रिटिश राज से और पॉलिसीज से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ रिफॉर्म्स जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किए थे, रिफॉर्म्स डन बाय तो कुछ रिफॉर्म्स उनके अच्छे थे तो कुछ रिफॉर्म्स जो है वो इंडियन कल्चर के विरुद्ध थे, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही कि आज हमने देखा कि किस तरीके से ये लोग असंतुष्ट थे अंग्रेजी नीतियों से, अंग्रेजी कानूनों से। उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स जो है वो ब्रिटिशर्स ने किए तो उनका क्या रेस्पॉन्स जो है इंडियंस ने दिया, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।